हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा न्यू ईयर नहीं मनाना है, सब कुछ बीत चुका है। हर साल नया साल आता है यार, पढ़ते लिखते रहो। बस जिस साल सिलेक्शन हो गया उस साल लाइफ में हर साल न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेशन होता रहेगा। तो आइए जब हम ब्लैक बुक रिवीजन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखते हैं, पढ़ते हैं पूरा शॉर्ट टाइम में, कम से कम पूरा हर एक बातें कंप्लीट करते हुए जो है इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? पूरा प्रोसेस होगा, पूरा गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, देन आपका गेस्टेशन, पार्चुरेशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, एक एक टर्म देखेंगे, यानी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखिए, पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब मान लीजिए गैमिट मेल में क्या है, दैट इज स्पर्म, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। फीमेल में ओवा, तो oogenesis। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज नोन एज ए गैमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म इन द मेल। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ फीमेल ओवम बनता है, इसलिए oogenesis कहलाता है। तो ये गैमेटोजेनेसिस पहला इवेंट हुआ। सेकंड इवेंट क्या होगा? आप पहले फर्टिलाइजेशन, पहले गैमेटोजेनेसिस हो गई, अब इंसेमाइनेशन। व्हाट इज इंसेमाइनेशन? द ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल टू द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल। ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है? इंसेमाइनेशन कहलाता है। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एक्चुअल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन होता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटेराइन वॉल इज नोन एज अ इम्प्लांटेशन। जब एम्ब्रियो डेवलप्ड होके यूट्रस की वॉल में चिपक जाता है, यानी लाइंड हो जाता है, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। दिस इज द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़िए, गेस्टेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूण का पूरी तरह से डेवलपमेंट होता है, उस पूरी अवधि को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। गेस्टेशन पीरियड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमन के केस में 9 मंथ होता है, अदर एनिमल में जैसे आप एलिफेंट का केस देखें तो उसमें 22 मंथ दिखता है, ठीक है। व्हाट इज पार्चुरेशन? इट इज द टेक्निकल टर्म ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज अ पार्चुरेशन, ठीक। तो दीज आर इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से? पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनाइए मेल एंड फीमेल। अगर स्पर्म बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा बनता है oogenesis। देन इंसेमाइनेशन। व्हाट इज इंसेमाइनेशन? ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल टू द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल इज नोन एज ए इंसेमाइनेशन। देन फर्टिलाइजेशन, एक्चुअल फ्यूजन होगा मेल फीमेल गैमेट का, तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। देन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मैंने बताया, डेवलपमेंट जब हो जाए पूरी तरह से भ्रूण का और उसमें अटैचमेंट हो जाए, किसमें? यूट्रस की वॉल में। यूट्रस की वॉल अभी बताते हैं 3 प्रकार की होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की वॉल, एंडोमेट्रियम लेयर में इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। देन गेस्टेशन, देन पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। अब आइए, ये रहे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल में अलग अलग। तो जैसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देन एक्सेसरी डक्ट, देन एक्सटर्नल जेनिटेरिया, ग्लैंड्स, ये सब पढ़ते हुए आगे एक एक बात करते हुए निकलते हैं। थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे क्योंकि आपको चीज़ें समझनी है और देख लेना थॉरली, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ भी छूटे ना, क्योंकि एक एक डायग्राम बना के उसमें तो फिर पॉसिबल नहीं ना 1 से 1.5 घंटे के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड रहेगी, ठीक। व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? किसी ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी वर्ड क्यों लगे? अब मान लेते हैं कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी। वाई द नेम्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दोज ऑर्गन विच डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन गैमेट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। क्या यही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस क्या बनाएगी? आपकी गैमेट बनाएगी और यही सेक्स हार्मोन का रिलीज कराएगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड देन व्हाट अबाउट एक्सेसरी डक्ट? एक्सेसरी डक्ट का क्या काम होता है बेटा? ये डायरेक्टली जो है गैमेट तो नहीं बनाते लेकिन हेल्प करते हैं, किसमें? मैच्योरेशन, स्टोरेज, डेवलपमेंट, इन सब में आपके एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप एक मोटा मोटा डेफिनेशन समझ गए कि प्राइमरी का नाम प्राइमरी क्यों पड़ा? बिकॉज दे इन्वॉल्व इन गैमेट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। अगर मेल में है तो मेल गैमेट बनाएगा आपका स्पर्म, अगर फीमेल का केस है तो ओवरी बनाएगी आप ओवा। और बहुत सारे हार्मोन भी, जैसे ओवरियन हार्मोन आप पढ़ेंगे। देखिए 2 प्रकार के हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक पिट्यूटरी हार्मोन जो एंटीरियर लोब से निकलता है, एफएसएच एंड एलएच, एंड आपकी ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हार्मोन भी रिलीज कराते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और गैमेट का प्रोडक्शन भी कराते हैं, इसीलिए नाम का इनका प्राइमरी ऑर्गन पड़ा। अब एक्सेसरी का मतलब क्या होता है? जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं ये एक्सेसरी, ये हेल्प करते हैं किसमें? स्टोरेज, मैच्योरेशन, इन सब में, तो इसलिए इनका नाम पड़ा। अब हम लोग देखते हैं मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है क्या? टेस्टिस। और डक्ट क्या होती हैं?
4 डक्ट हैं, रीटी टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडर्मिस, वास डिफरेंस। एंड देन एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया क्या होती है मेल में? पेनिस होता है। एक्सेसरी डक्ट ग्लैंड की बात करें तो सेमाइनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल। देखिए एक चीज़ याद रखना, ये सारी ग्लैंड जो हैं पेयर होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट को छोड़ के। प्रोस्टेट सिंगल होती है, अप्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखिए प्रोस्टेट में पी आता है, लेकिन यही पेयर नहीं होती, यानी पी से याद रखना ये सिंगल होती है, बाकी सब पेयर्ड होती हैं। पूछ लेता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट लिख दिया कि ऑल द ग्लैंड्स आर पेयर्ड लाइक सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल, तो आपको फंसाएगा। आपको पता है कि सेमाइनल वेसाइकल पेयर्ड होती हैं, बल्बो यूरेथ्रल पेयर्ड होती हैं, लेकिन ये प्रोस्टेट आपकी पेयर्ड नहीं होती, ये सिंगल होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत सारे सिक्रीशन सेमाइनल वेसाइकल के अंदर डालती हैं, जो सीमेन बनता है। सीमेन एक्चुअली, सीमेन में आपके दो चीज़ होती है। सीमेन इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। व्हाट? स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। अब सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होगा? फ्रुक्टोज होगा, ठीक है, कैल्शियम होगा एंड सर्टेन एंजाइम। ये साफ साफ लिखता है कि सुक्रोज कैल्शियम आयन प्लस सर्टेन एंजाइम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं आपकी सेमाइनल प्लाज्मा में। तो ये पूरा कहलाता है सीमेन। सीमेन इक्वल टू सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ठीक है। तो ये ग्लैंड का बता दिया काम। अब आते हैं फीमेल में, देखते हैं। फीमेल में एक्चुअली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो ओवरी, यानी यही गैमेट बनाएगी और सेक्स हार्मोन यही रिलीज करेगी। ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना, दिस इज एक्सेसरी डक्ट। ये क्या होती हैं? एक्सेसरी डक्ट होती हैं। और आपकी एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, पहले ग्लैंड देखते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड क्या होती हैं? खुल जा यार, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। एक एक चीज़ देखते हैं। व्हाट इज मोन्स प्यूबिस? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू क्या कहलाता है? मोन्स प्यूबिस कहलाता है। लेबिया मेजोरा पेयर्ड फोल्ड होते हैं। देखिए एक्चुअली लेबिया मेजोरा और माइनोरा दोनों पेयर्ड फोल्ड होते हैं, लेकिन अगर पूछता है कि लेबिया माइनोरा इज पेयर्ड फोल्ड विच इज फाउंड बिटवीन इन बिलो द लेबिया मेजोरा, तो ये आंसर जाएगा लेबिया माइनोरा वर्म, क्योंकि इसके नीचे पाया जाता है। व्हाट इज हाइमेन? हाइमेन इज अ पार्शियल मेम्ब्रेन दैट कवर्ड द वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट टर्न, जनरली टर्न हो जाती है, बट प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद कुछ वीमेन में ये बच भी जाती है, ठीक है, और कुछ में अनयूजुअल टर्न हो जाती है। जैसे कोई भी वुमेन अगर एक्टिव स्पोर्ट पार्टिसिपेटिंग करती हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग है, साइकिलिंग है या वेजाइनल टेम्पन, इनके अकॉर्डिंग, इनके ड्यूरेशन में ये हाइमेन टर्न हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाइमेन का प्रेजेंस और अब्सेंस इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, बिल्कुल नहीं। तो ये हाइमेन के बारे में इतने पॉइंट लिखे हैं, वो आप देख लेंगे। व्हाट इज क्लाइटोरिस? क्लाइटोरिस टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो पाया जाता है इन बिलो द लेबिया माइनोरा, उसे कहते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में मेल में बता दिया। ये अब एक एक चीज़, ये तो रहा आपका इंट्रो। अब एक एक चीज़ डिटेल देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए ऐसे चलेंगे हम लोग। पहले इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिए, फिर आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन एक्चुअली फर्टिलाइजेशन, मतलब पहले आप इंसेमाइनेशन कराए, फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद गेस्टेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन, देन लैक्टेशन, ये सीक्वेंस रहेगा पढ़ाने का, ठीक है। तो आइए अब पहले पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, द स्क्रोटम हेल्प, स्क्रोटम इज अ कवरिंग ऑफ टेस्टिस। स्क्रोटम कवर होता है जो हेल्प करता है मेंटेनिंग द टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करता है टेम्परेचर। कौन? स्क्रोटम। एक्चुअली इसमें क्या होता है, स्क्रोटम की वॉल लेयर ऐसे डिजाइंड होती है कि इसमें पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो इसको कूलिंग इफेक्ट देती हैं, ठीक है। डॉर्टस मसल, क्रिमिस्टर मसल, अब वो सब पढ़ाना नहीं ना यार, अब ये सब आपको बिल्कुल नहीं जानना कि कौन कौन से क्यों कूलिंग इफेक्ट करता है, लेकिन बस इतना जान लीजिए फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये अच्छे से हो सके इसके लिए हमें स्क्रोटम यानी टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना होता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाए, ठीक है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर रखना है बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? जनरली 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उससे आपको 2.5 डिग्री या 2 से 2.5 डिग्री कम रखना होता है स्क्रोटम का, ठीक है। इसीलिए ये ऐसे डिजाइंड होते हैं, ठीक। टेस्टिस, ईच टेस्टिस
का जो विड्थ होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर। ईच टेस्टिस नियर अबाउट 14 ग्राम का होता है। ठीक है, देखिए ये टेस्टिस ओवल शेप, इन केस ऑफ एडल्ट इट इज़ ओवल शेप। इसकी आप लेंथ कितना बताएंगे? तो 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ, ये 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है। विड्थ होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। एंड वेट होता है ईच टेस्टिस का नियर अबाउट 14 ग्राम। वेट ऑफ ईच टेस्टिस प्रत्येक इक्वल टू नियर अबाउट 14 ग्राम। ठीक है, ये आप वेट भूल जाना कोई बात नहीं, लेकिन ये साइज मत भूलना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए अब क्या करते हैं, डिसेक्शन करते हैं टेस्टिस को। एक टेस्टिस को काट के देखते हैं क्या क्या दिखाई देता है। अगर हम एक टेस्टिस को काट के देखते हैं, एक्चुअली टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होता है बॉडी में, पहले ये देख लीजिए। बॉडी के जो अपर पोर्शन होता है, जैसे ये आपकी पेल्विक कैविटी है, तो ये पेल्विक कैविटी में लाई करता है। थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये पेल्विक कैविटी में पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। अगर हम एक टेस्टिस को काट के देखते हैं तो इसमें 2 से 250 कूलर कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को आप देखते हैं तो उसके अंदर 1 से 3 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। क्या देखिए, पहले आपने देखा टेस्टिस के अंदर काट के देखा तो कंपार्टमेंट खाना ब्लॉक बने होते हैं, कितने होते हैं? 250 कूलर, टोटल 250 होते हैं टेस्टिकुलर, जिसे आप नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिर उसमें 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, जो खुलती है किसमें? ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड होती है जर्म सेल से, जिसे स्पर्मेटोगोनिया वगैरह बनते हैं, एंड सर्टोलाई सेल से। सर्टोलाई सेल क्या करता है? सर्टोलाई सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और इसके जो कंपार्टमेंट है उसमें इंटरटीशियल सेल पाए जाते हैं। जो इंटरटीशियल सेल क्या किस में हेल्प करते हैं? ये एंड्रोजन बनवाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो एंड्रोजन होता है, उसको बनवाते हैं। तो ये कहानी आपको इतना याद रखना है कि टेस्टिस को काट के देखते हैं तो 250 कूलर टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखते हैं, जिसके अंदर 1 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई देते हैं ऐसे। तो ये इनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पड़ा उसमें स्पर्म बनता है। देखिए आगे लिख दिया है स्पर्म फॉर्म्ड हियर, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब यार ये पूरा डिटेल में लाइन नहीं लिखी ना, तो इसको ऐसे समझना है आपको। व्हाट इज इंटरस्टिशियल एंड लीडिंग सेल? इंटरस्टिशियल का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक चीज़ों के बीच में पाया जाने वाला चीज़ इंटरस्टिशियल होता है, वो उसके बीच में फंसा होता है। तो इंटरस्टिशियल या लीडिंग सेल जिसे कहते हैं, नाम ही बता रहा है इंटरस्टिशियल, फाउंड बिटवीन इट, तो सिंथेसाइज करता है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे आप कहते हैं एंड्रोजन। ठीक, ये रहा आपका एनाटमी, आपने देखिया टेस्टिस की। उसके बाद देखिए पूरा पहले टेस्टिस को काट के देखा, लोब्यूल दिखे, लोब्यूल के अंदर 1 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे। फिर रीटी टेस्टिस, वासा एफरेंस या एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। एक एक पाथ पूरा पढ़ना, फिर स्पर्म का क्या पाथ होता है वो भी लिखाते हैं। ठीक, इंटरस्टिशियल लीडिंग सेल ये हो गया। वासा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस, यहीं से निकलती है वासा एफरेंसिया। सिक्रीशन ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड कंस्टिट्यूट सेमाइनल प्लाज्मा, भी बताया था कि आपके सीमेन में क्या क्या होता है। सीमेन इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रुक्टोज, और इसमें कैल्शियम आयन पाया जाएगा, ये लिखा दिया था। अभी सर्टेन एंजाइम वही बात लिखी है। वास डिफरेंस क्या करते हैं? रिसीव डक्ट सेमाइनल वेसिकल से जो इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती है और यूरेथ्रा से पास होकर यूरेथ्रल मीटस ओपनिंग कह लीजिए आप, वहाँ से स्पर्म का रिलीज होता है। ठीक है, ड्यूरिंग इंसेमाइनेशन द पेनिस इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटल। कितनी बार पढ़ोगे? आगे बढ़ो। स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, लेकिन नाम बता रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पेशली फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज ए स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल का पढ़ रहे हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके बाद oogenesis भी आएगा फीमेल में। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है? स्पर्म बनाने वाली सेल जो होती है स्पर्मेटोगोनिया, एक्चुअली इट इज डिप्लॉयड सेल। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा? पहले स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। इसमें माइटोसिस होती है। क्या होती है? माइटोसिस या मेंशन नहीं है, देखते हैं यहाँ से। देखिए स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगी,
और एनसीईआरटी में छोटा सा नीचे से पॉइंट लिखा है डिफरेंशिएशन भी होता है। क्या डिफरेंशिएशन मतलब माइटोसिस करके डिफरेंशिएट होगी स्पर्मेटोगोनिया जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहली बार मियोसिस होगा। क्या फर्स्ट टाइम मियोसिस होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम मियोसिस होगा जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। फिर उसमें नेक्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जो स्पर्मेटिड बनाएगी। स्पर्मेटिड फिर स्पर्मेटोजोआ में बदल जाएंगे, फिर स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनता है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज ए स्पर्मियोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज ए स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रखना, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मियोजेनेसिस मतलब होता है। नीट 2022 इसी साल फंसाया था कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का स्पर्मेटोजोआ स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। शब्द पकड़ो, स्पर्मियो नॉट स्पर्मेटो। ठीक है, स्पर्मेटो में तो पूरा कंप्लीट स्पर्म बनता है, लेकिन जब ये पर्टिकुलर फेज पार करता है कौन? स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ बना दे उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिलियोसिस होता है, एक होता है स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म, वो क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। ये फॉर्मेशन की बात चल रही है, तो पूरा डिवीजन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, डायग्राम बना है कौन कौन से स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होता है। मैंने बताया स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस करके बनाया है, इसलिए ये भी डिप्लॉयड होगा। क्यों? क्योंकि माइटोसिस इज एक्चुअली फोटोकॉपी, ये फोटोकॉपी होता है। अगर ये डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड होगा। अगर रिडक्शनल डिवीजन होता है तब इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, यानी 46 से 23 होगा, तब ये जाके आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड कंटेंट बनाएगा यन। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड, सेकेंडरी जहाँ से लग जाए वहाँ से आप याद रखना हैप्लॉइड होता है। देन स्पर्मेटिड आल्सो हैप्लॉइड, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म एंड ओवा आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट तो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, वो तो पता ही है आपको। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट इसमें जो बताया वो याद रखना, और आराम से इतने में क्वेश्चन निकल जाएगा। किसी साल का क्वेश्चन उठाओ, इससे ज़्यादा कहीं नहीं लिखा। स्पर्म क्या होता है? रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय द स्पर्मिएशन। देखा लिखा है, रिलीज ऑफ स्पर्म, वर्ड पकड़ो। अच्छा देखिए, सबसे खास बात यह है नीट की या पहले ही पीएमटी हुई हो रहा था, तो आप एनसीईआरटी की जो लाइन होती थी, मतलब उसके टर्मिनोलॉजी इंग्लिश वो भी पकड़ना होता है। ये भी रिलीज ऑफ स्पर्म लिखा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, तो स्पर्मिएशन है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस है तो बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। अलग अलग टर्म अगर नहीं याद हो रहा तो लिख लेना यार बगल में, उसके बाद याद हो जाएगा बस। इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन LH एंड FSH। मैंने बताया था कि इसमें आप 2 हार्मोन पढ़ेंगे, एक आप पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़ेंगे और एक आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के हार्मोन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिट्यूटरी के हार्मोन क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस आपका GnRH निकालता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH एक्चुअली एक्ट ऑन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। याद रखना, एंटीरियर नॉट इन पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी 2 लोब होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर केवल 2 हार्मोन निकलता है, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एंटीरियर लोब से 7 हार्मोन निकलते हैं, जिसमें अभी आपको पढ़ना है केवल 2 हार्मोन, LH एंड FSH। LH एंड FSH। LH क्या करता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और FSH होता है आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी फीमेल के केस में पढ़ेंगे तो जो उगोनिया का फॉलिकल वगैरह है वहाँ पे एक्ट करेगा FSH, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बहुत सारे प्रोलिफरेशन, ओवरी से ओवम का बनना, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपके GnRH पहले क्या निकलवाएगा? एंटीरियर लोब से 2 हार्मोन LH एंड FSH जो एक्ट होंगे आपके इसमें। तो ये वही बात लिख दिया, इंक्रीज लेवल। भाई जाहिर सी बात है, रिप्रोडक्शन के दौरान ये बढ़ जाते हैं ब्लड में। LH एक्ट ऑन लीडिंग सेल, हाँ मेल के केस में ये लीडिंग सेल पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। व्हाट इज एंड्रोजन? मेल सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं। ठीक, एंड एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। उसमें कौन हेल्प करता है? FSH। और LH किस में एक्ट करता है? इंटरटीशियल सेल। इंटरटीशियल सेल कहाँ पाए जाते हैं? मैंने बताया था, जब आप टेस्टिस काट के देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है? 2 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिनके अंदर रखा होता है 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जो लाइंड करता है यानी जो स्पर्म बनाता है, उनके बीच में पाई जाता है इंटरटीशियल सेल, जो बनाता है क्या? मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन। ठीक, आगे बढ़िए। स्पर्म कंपोज्ड ऑफ हेड, 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंड टेल। टेल किस में हेल्प करती है? मूवमेंट में। देखिए अभी आप पढ़ेंगे 60% मस्ट हैव देयर नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% मस्ट हैव देयर विगरस मोटिलिटी फॉर व्हाट?
फॉर फर्टिलाइजेशन, इतनी प्रॉपर्टी होगी तभी जो है स्पर्म फर्टिलाइज हो पाएगा। इन स्पर्म एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। हेड के पोर्शन में एक्रोसोम पाया जाता है जिसमेम बहुत सारे एंजाइम पाए जाएंगे जो ओवम को फर्टिलाइज करेगा। अल्टीमेट काम क्या है अपना यार स्पर्म बनाने का? फर्टिलाइजेशन करना, बच्चे पैदा करना, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजी तो कहती है भाई पढ़ो लिखो नहीं, देखो मेन काम क्या होता है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, प्रोजनी को बढ़ाओ, यही बायोलॉजी समझाती है। मतलब यही तो करना ही होता है, लेकिन आपको वो नहीं करना है। पहले नीट निकालो तभी शादी होगी। क्यों सर? चलिए आगे बढ़िए। मिडिल पीस पोजेस न्यूमरस, देखिए हर शेप में जो है, हर पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, पकड़ो। मतलब हर बात आपको लिखी नहीं मिलेगी, मतलब लकीर के फकीर बन गए। अरे यार ऐसे याद करने का आपका माइंड मैप कैसे बनेगा? पहले आपने हेड पढ़ा तो हेड में पढ़ लो बेटा, हेड में क्या होता है, एक्रोसोम जो एंजाइम भरा होगा, हेड पढ़ गए। उसके बाद आए मिडिल पीस में, 4 पार्ट पहले बता दिया, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। एक एक का फंक्शन देख लेते हैं। हेड का देख लिए, एक्रोसोम पाया जाता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है। फिर उसके बाद दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, मिडिल पीस, जिसमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करेंगी। किसके लिए? स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, जो एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए भी बताया था। 60% मस्ट हैव देयर नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% मस्ट हैव देयर विगरस मोटिलिटी। ये हो गया। उसके बाद ह्यूमन मेल इजैकुलेट 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में निकलते हैं पर इजैकुलेशन। क्या होता है? व्हाट इज इजैकुलेशन? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इज नोन एज व्हाट? इजैकुलेशन। कितने निकलते हैं? 200 से 300 स्पर्म निकलते हैं पर्टिकुलर क्वाइटिस के दौरान। देखिए जो ये निकलता है सीमेन, आपका कैसा नेचर होता है यहीं लिख लो यार, पॉइंट है 1 2 4 बात। अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। और क्या होता है? अल्कलाइन पीएच अबाउट 7.3 होता है इसका पीएच, ठीक है। अल्कलाइन नेचर पीएच 7.3 होता है। और क्या जानना है आपको? बस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी पाई जाती है। ये देखिए ये आगे लिख दिया है, फॉर अ नॉर्मल फर्टिलिटी 60% मस्ट हैव देयर नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% मस्ट हैव देयर विगरस मोटिलिटी। वही बात लिखा है। सेमाइनल प्लाज्मा विथ स्पर्म इक्वल टू सीमेन, यही सीमेन बताया था अभी क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा और ये मिलके दोनों सीमेन बन, वही बातें लिखी जो भी बोल गए। आगे बढ़िए। व्हाट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? अब इसमें भी आप पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देन डक्ट, देन ग्लैंड, और इसमें एक स्ट्रक्चर और पढ़ाया जाएगा आपका भाई इसमें बच्चे को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करना है, तो मेमरी ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर लैक्टेशन, पार्चुरेशन, ये पूरा चैप्टर एंड करते हैं ऐसे ही। आइए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवरी। ओवरी क्या करता है? ओवा का रिलीज कराएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो ओवरी अगर ये है तो 2 से 4 सेंटीमीटर की ओवरी होती है। कितना? 2 से 4 सेंटीमीटर। अगर ओवरी को हम काट के देखते हैं तो एक्सटर्नली क्या दिखता है? एक्सटर्नली क्या दिखता है? अब आउटर कॉर्टेक्स और इनर साइड का जो दिखता है पोर्शन उसे मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। कोई भी ग्लैंड की जनरली आप काट के देखते हो तो ऐसे ही दिखता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का साइज याद रखना 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। वॉल ऑफ यूट्रस 3 लेयर होती है, पेरी, मायो, एंडो, बताया था अभी। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होता है? थीन एंड मेम्ब्रेनस होती है। मायोमेट्रियम कैसी होती है? थिक एंड ग्लैंडुलर मसल होती है। एक्चुअली साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी के दौरान यही लाइनिंग कटती है, इसीलिए ये कैसी होती है? थिक एंड ग्लैंडुलर। और इंडोमेट्रियम क्या होती है? ये भी ग्लैंडुलर लेयर होती है, ये स्मूथ मसल की बनी होती है। एक्चुअली इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर लाइन होती है जो यूट्राइन कैविटी में पाई जाती है, जिसमें इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। पार्चुरेशन के दौरान स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन भी इसी स्मूथ मसल में होता है, ठीक है। लेबर पेन वगैरह ओरिजिनेट होता है इसी से। सर्वाइकल कैनाल एलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, ठीक। ये आपका सर्वाइकल कैनाल और वजाइना मिल के क्या बनाते हैं? सर्विक्स, वजाइना प्लस ये मिल के पूरा बनाते हैं बर्थ कैनाल। नाम इसीलिए बर्थ कैनाल पढ़ा ना यार, डिलीवरी ऑफ बेबी यहीं से होता है, इसीलिए नाम पढ़ा। फिम्बरी हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम फॉर ओव्यूलेशन। जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन दिखता है, ठीक है। इसी यहीं पे ओवरी के पास लगा होता है ये। तो फिम्बरी क्या करता है? कलेक्शन ऑफ ओवम। जैसे ओवम रिलीज हुआ वैसे वैक्यूम पंप के थ्रू ये सक कर लेता है ओवा को, ठीक है, और फर्दर प्रोसेस के लिए भेज देता है। इसीलिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ओवम के ओवुलेशन में हेल्प करता है, कलेक्शन में। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, ये भी बता दिया था कौन कौन से होते हैं। मॉन्स प्यूबिस, लेबियम मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस, देन हाइमेन, ये सब पढ़ दिया। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, वही बात है। लेबियम मेजोरा कैसे होते हैं? देखिए
फोल्ड ऑफ टिश्यू दोनों होते हैं, माइनोरा मेजोरा, लेकिन पेयर्ड फोल्ड होता है आपका लेबिया माइनोरा, ठीक है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस से नीचे होता है, सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग सबसे ऊपर लेबिया मेजोरा, देन लेबिया माइनोरा क्या करता है, फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड बाई पार्सली, मैंने बताया था पार्सली कवर्ड होता है हाइमेन से, हाइमेन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है कि लेडी जो है सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर चुकी है या नहीं, ये बिल्कुल हाइमेन बताया गया नहीं, क्योंकि बताया था कि भी स्पोर्ट केस में भी बहुत सारे जैसे हॉर्स राइडिंग है, वेजाइनल टेम्पन है, साइकिलिंग है, इन सब के दौरान भी टर्न हो जाती है और कुछ तो सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद भी बची रहती है, तो इसको रिलायबल इंडिकेटर नहीं मान सकते आप। द क्लाइटोरिस टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, याद रखना किसके, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है उसे कहते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट में हेल्प करता है बस। हाइमेन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइसस, इंटरकोर्स के दौरान टूट जाता है, लेकिन जनरली ये बात लिखा गया है, ठीक है। oogenesis पहले देखिए, अब oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवा की बात चल रही है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। oogenesis पहले प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा फीमेल का केस अलग होता है, इसमें जब बच्ची मम्मी के पेट में होती है यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होती है, तो वहीं 60 से 80 हज़ार ओवरी के अंदर ओवा डेवलप्ड हो जाते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही, ठीक है, जिसे oogenesis में पढ़ते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ, ये तो कहानी बताई है। प्यूबर्टी ओनली 60 से 80 हज़ार जो है बचते हैं इन ईच ओवरी। सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल बनती है, फिर टर्सरी फॉलिकल एंट्रम बनाती है। एंट्रम क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे एंट्रम कहते हैं, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, एक्चुअली लास्ट में 400 साढ़े 400 ओवा रिलीज होते हैं पूरे लाइफ टाइम में, क्योंकि देखिए क्या इसमें जो मेनार्क से लेके मीनोपॉज तक का टाइम पीरियड है उसमें अल्टरनेट पर मंथ अल्टरनेट ओवरी से एक ओवर रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए हैं 11 से 13 साल के बीच में फीमेल में थोड़ा जल्दी प्यूबर्टी हो जाती है, तो पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन होता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसे मेनार्क कहते हैं, और जब 45 से 50 साल में सीज हो जाती है उसे मीनोपॉज कहते हैं। तो मीनोपॉज के बाद सीज हो बनेगी नहीं, तो 11 से 13 साल के बीच में जो एवरेज आता है वो 400 साढ़े 400 ओवर रिलीज करती है, ठीक है, ये लिखा गया है। यहीं आप थोड़ा सा वो देख लीजिए, ऊगोनिया क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, 2n है। ऊगोनिया में पहले माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन होगा, सेम जो केस मेल का है, यानी स्पर्मेटोगोनिया में भी माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन हो रहा था, यहाँ भी वही केस है। अब ऊगोनिया जैसे वहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनाएगी, क्या कोरिलेट करके पढ़िए, दोनों चीज़ तैयार होती रहेगी। प्राइमरी oocyte बनाएगी, प्राइमरी oocyte भी कैसी होगी, डिप्लॉयड, क्यों, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है, जस्ट एग्जैक्ट फोटोकॉपी हुआ है, तो प्लॉइडी चेंज नहीं होगा, यानी क्रोमोसोम इसमें भी 46 इसमें भी 46। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद मियोसिस होगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, फर्स्ट मियोसिस होके ये क्या बनाती है आपकी प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बनाती है, 2 डिग्री oocyte सेकेंडरी oocyte बनाती है। सेकेंडरी oocyte के बाद फिर सेकेंड मियोसिस होती है, यानी मियोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है, इसमें फिर मियोसिस होगा और सेकेंडरी oocyte से ओवम बनते हैं। यही है आपके गैमीट ऑफ फीमेल, दैट इज़ ओवम। कैसा होगा आपका, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होगा, यन होगा, मियोसिस हो चुका है, ये भी यन होगा, यानी 23 क्रोमोसोम इसमें भी होंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें केस अलग होता है, जैसे जब ऊगोनिया माइटोसिस प्राइमरी oocyte बनाई थी तो प्राइमरी oocyte के बाद भी यहाँ पे एक पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब सेकेंड मियोसिस होती है तो यहाँ भी एक पोलर बॉडी बनती है, तो 2 पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। ये पूरा केस जो होता है ऊगोनिया ये सब बन जाना, ये इंट्रा यूटेराइन लाइफ में हो जाता है कंप्लीट, और पहली बार जब प्यूबर्टी होती है तो उसके बाद ये सारा केस होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनती, ठीक, ये याद रखना आप। तो ये कि बस इतना याद रखना, फर्स्ट पोलर बॉडी प्राइमरी oocyte के बाद पहले मियोसिस के दौरान और दूसरी वाली दूसरे के साथ बनती है। तो ये ऊगोनिया माइटोसिस डिफरेंशिएशन करेगी, प्राइमरी oocyte बनाएगी, फिर उसमें पहली मियोसिस होगी, सेकेंडरी oocyte बनाएगी, फिर ये से पूरा बनता चला जाएगा। फिर आगे बढ़िए, ग्राफियन फॉलिकल 5 लेयर, देखिए आप
4 लिखा है 5, तो आप सोचेंगे एक्चुअली थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना ये 2 में बटी होती है ना, एक्सटर्ना बाहर वाली लेयर और थीका इंटरना अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। फिर मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा होती है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, इन सब का भी अलग अलग फंक्शन आप पढ़ेंगे, ठीक है, कौन किस में हेल्प करता है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म द न्यू मेम्ब्रेन, जैसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, जो सराउंड करते हैं इसे, जैसे ओवम बन गया तो ये सारी लेयर बाद में उसमें सराउंड करती हैं और सबका पर्टिकुलर फंक्शन है। कोई पॉलीस्पर्मी से रोकती है, तो कोई एंटी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी पाई जाती है जो सभी स्पर्म को फर्टिलाइजेशन से रोकेगी, ठीक है। तो सब में अलग अलग फंक्शन। देखिए आपने सेकेंडरी oocyte बन गया, उसमें एक मेम्ब्रेन बनी जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, जो इसे सराउंड करेगी। देखिए नेक्स्ट पढ़िए, ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगी, नाउ रप्चर करेगी, फट जाएगी और रिलीज करेगी सेकेंड oocyte फ्रॉम ओवरी। दैट प्रोसेस, यही ओवुलेशन क्या कहलाता है, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओवुलेशन, यानी ओवम का बनना आफ्टर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर ओवुलेशन कहलाता है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस होते हैं। हाँ, रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होता है, मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या होता है, पहले गैमेटोजेनेसिस होगी, फिर गैमेट का ट्रांसफर दैट इज इंसेमाइनेशन होगा, इंसेमाइनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है आपका इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद गेस्टेशन, गेस्टेशन के बाद पार्चुरेशन, देन लैक्टेशन, फिर बेबी का जब डिलीवरी हो गई, लैक्टेशन हो गया, तो उसके बाद वो अपना डेवलप करेगा, मैच्योर्ड होगा। तो यहाँ तक तो आप इवेंट देखें, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये पूरा कंप्लीट इवेंट था, बोथ मेल एंड फीमेल, यानी एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट जो देखा हमने वो देखा। लेकिन मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग इवेंट होता है। जैसे मेल में क्या होता है, एक्चुअली स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू यानी थ्रू आउट लाइफ होता रहता है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में क्या होता है, सीज हो जाता है, जिसे मीनोपॉज कहते हैं, 45 से 50 साल के बाद ओवा बनना बंद हो जाता है। तो यही रिमार्केबल डिफरेंसेस है। और बहुत सारे जो आपके मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं, जैसे मेल में माउस्टेचस एंड बियर्ड का आना, वॉइस में अलग अलग है, डीप वॉइस, लो पिच वॉइस। जैसे फीमेल में क्या होता है, लो पिच वॉइस होती है, हम लोग में डीप वॉइस होती है, ठीक है। शोल्डर अब्डो, ये शोल्डर का ब्रॉडनिंग मेल का कैरेक्टर है, लेकिन ब्रॉडनिंग ऑफ हिप ये फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। एसएससी में पढ़ते हैं हम, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल और फीमेल का दोनों का अलग अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें, एडम सेप्पल का बनना, ये रिमार्केबल डिफरेंसेस है, वही बताना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया, इवेंट पढ़ा, अब ग्लैंड पढ़ते हैं। मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड बताया था कि मैमेलिया का कैरेक्टर जो होता है एनिमल किंगडम में, इस प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ मैमरी ग्लैंड। पूरे बॉडी में हेयर पाया जाना और मैमरी ग्लैंड पाया जाना, यही तो मैमल का कैरेक्टर था। और ईयर पिन्ना जो वाइब्रेशन एंड कलेक्शन ऑफ एयर, एयर की वाइब्रेशन कलेक्शन में हेल्प करता है पिन्ना, वो पाया जाता है, ये मैमल कैरेक्टर था। लेकिन देखिए पढ़िए, फंक्शनल मैमरी ग्लैंड, उस दिन भी बताया था कि जो मैमरी ग्लैंड होता है वो मैमल के मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन फंक्शनल होता है हम लोग के फीमेल में, ठीक है। अब फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑल फीमेल मैमल, याद रखना। मैमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट जिसे कहते हैं आप, दैट कंटेन ग्लैंडल टिश्यू ऑफ वेरिएबल फैट। सेंसियाटी में जो डायग्राम बना हुआ है, वहाँ पे डायग्राम पे ऐसे बना हुआ है, एलएस दिखाया गया काट के, यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना है, ठीक है। ये एक्चुअली रिप्स बनाई ये दिखाया गया है। तो यहीं पे आप देखेंगे तो वहाँ पे दिखाया गया है कि वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है, मतलब फिक्स नहीं होता, वेरी करेगा, ठीक है। ये वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जा रहा है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। अब इसमें बहुत सारे सेल होंगे, ठीक है, बहुत सारे सेल होंगे, कौन कौन से, मेमरी टिब्यूल, फिर टिब्यूल क्या बनाएंगे, डक्ट, डक्ट मिलके एम्पुला, एम्पुला फिर लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट से यहाँ पे आएगा एल्वलाई, पूरा पहले एल्वलाई सिक्रीट करता है मिल्क को, और लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क इज सक्ड आउट बाय द बेबी, ठीक है। यही पाथ आप मिल्क होता है, भी लिखवा देता हूँ, परेशान नहीं, उसके ट्रिक भी बता दूंगा, टिड्डाल याद रखना, टिब्यूल, तो उससे आपका कंफर्म हो जाएगा कैसे कैसे मिल्क बनता है। जिस स्ट्रक्चर में एक्चुअली गुच्छे, अंगूर के गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर होता है एल्वुलाई एसिनाई, उसमें प्रोडक्शन होता है आपके मिल्क का, ठीक है। पढ़िए, देखिए लिखा होगा, ये हो गया, वेरिएबल अमाउंट फैट पाया जाता है, ठीक है। ईच कितने लोब होते हैं, 15 से 20 मेमरी लोब होते हैं,
जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल यानी गुच्छा, सेल का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा जैसे एल्वुलाई का गुच्छा पाया जाता है। तो द सेल ऑफ एल्वुलाई सीक्रेट मिल्क कौन निकालती हैं? बताया था एल्वुलाई निकालती है। एल्वुलाई आप लंग्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये मेमोरी लोब का जो 15 से 20 मेमोरी लोब है उसके अंदर पाया गया है क्लस्टर ऑफ सेल, जिसे एल्वुलाई कहते हैं, जो सीक्रेट करेगा मिल्क और स्टोर्ड कैविटी, जिसे ल्यूमेन में कैविटी, ल्यूमेन का मतलब कैविटी होता है, एल्वुलाई की कैविटी में मिल्क क्या होता है? स्टोर्ड रहता है। फिर एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, बताया था अभी, ये याद रख लीजिए बात। अभी यही चीज लाइन से लिखी आपके एनसीईआरटी में, टिड्डाल, क्या टिड्डाल, मेमोरी ट्यूब्यूल खुलेगी किसमें? डक्ट में, डक्ट एम लगाते जाना, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट। फिर मेमोरी ट्यूब्यूल खुलेगी एम्पुला में, और वाइडर पार्ट एम्पुला होता है, एम्पुला खुलता है आपके लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क सक्ड आउट कर लिया जाता है बाय द बेबी। तो क्या पाथ ऑफ मिल्क है? दिस इज पाथ ऑफ मिल्क, जो मैंने लिखाया ये पाथ ऑफ मिल्क है। पाथ ऑफ मिल्क, ट्यूब्यूल, डक्ट, एम्पुला, देन लैक्टिफेरस डक्ट, ये हो गया, याद रख लेना इसे। ट्यूब्यूल ऑफ सेल जॉइंट कर मेमोरी, आप पढ़ते हैं, देखिए यही कहानी इसमें लपेट के लिखा हुआ। हाँ, द एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल में खुला, टी से याद रखना, ट्यूब्यूल, ठीक। आगे बढ़िए, द ट्यूब्यूल ऑफ हिज लोब जॉइंट टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, बहुत सारे ट्यूब्यूल मिलके डक्ट बनाते हैं ना, ये देखो यहाँ से पकड़ो, मेमोरी डक्ट लिखा है, तो मैंने बताया था ट्यूब्यूल के बाद डक्ट। आगे बढ़ो, सिवरल मेमोरी डक्ट जॉइंट टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला, वाइडर पार्ट, एम्पुला का मतलब वाइडर पार्ट, विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, किसमें कनेक्ट रहेगा? लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट में ये देखो एल लिखा हुआ है, इसीलिए थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट बाय द बेबी। तो पाथ ऑफ मिल्क, ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल, द मेमोरी डक्ट, द मेमोरी एम्पुला, देन लैक्टिफेरस डक्ट, और यहीं से मिल्क सक्ड आउट हो जाएगा। तो ये बात रही पूरी आपकी, ये स्ट्रक्चर यही कभी कभी घुमा के पूछ लेता है, पाथ ऑफ मिल्क कैसे होता है, कैसे कैसे बनेगा। तो ट्यूब्यूल, क्लस्टर ऑफ सेल, एल्वुलाई, देखिए अगर आप जब डिसेक्शन करेंगे, साइड से देखेंगे काट के किसको, ब्रेस्ट को, तो उसमें क्या दिखेगा आपको? 15 से 20 मेमोरी लोब होंगे, जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल यानी अंगूर के गुच्छे जैसा कुछ सेल पाया जाएगा, जिसे एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई में ही मिल्क सिक्रीट होगा और स्टोर होगा आपके ल्यूमेन में। फिर वहाँ से कहाँ आएगा? वहाँ से आपका आएगा फिर ट्यूब्यूल में, मेमोरी ट्यूब्यूल से, फिर मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से एम्पुला में, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट से सक्ड आउट कर लिया जाएगा, ठीक है। यही है आपका। एक इवेंट और है oogenesis में जो हेल्प करता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट्स में पाई जाती है और नॉन प्राइमेट्स में यानी अदर देन प्राइमेट्स में पाई जाती है आपकी ओस्ट्रस साइकिल, जिसे हीट पीरियड भी कहते हैं। काऊ, बुफेलो, इन सब में, डियर, गोट, ये नॉन प्राइमेट्स हैं, मतलब प्राइमेट्स के अलावा नॉन प्राइमेट्स हैं, उसमें क्या चलती है आपकी ओस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट्स, ठीक, याद रखना। इन फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप और ह्यूमन बीइंग की फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल से फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन प्यूबर्टी, जिसे मेनार्क कहते हैं, अभी बताया था। और सीजेशन ये स्टार्टिंग है मेनार्क, और अगर एंड हो जाएगा, सीज हो जाएगा, तो उसे मीनोपॉज कहते हैं। कोई चीज़ पॉज क्यों होती है, यानी उसको रोक दिया गया। 28-29 दिन की साइकिल होती है, ठीक है। कंप्लीट 4 फेज में बटी होती है, जिसे आप मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज, 4 फेज में बटी होती है। एक्चुअली मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है? तो आपका 3 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज है, जिसमें ब्लीडिंग होती है। फिर फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा और बहुत सारी लेयरों का प्रोलिफरेशन होगा, यानी प्रोलिफरेट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, एक तरह से देखा जाए, यानी डेवलप्ड करेंगी, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रोलिफरेटिव फेज। देन ओवुलेटरी फेज, एक्चुअल ओवर रिलीज होगा 14वें दिन, ओवलेस, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं, उस पर ओवर रिलीज होता है, उसे ओवुलेशन फेज कहते हैं। देन आफ्टर ल्यूटियल फेज, जो सिक्रीटरी फेज होते हैं, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होंगे, जैसे इवन आपका एक एनसीईआरटी में डायग्राम बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे, पेज नंबर आई थिंक 50 पे बना हुआ है, पेज नंबर 50 पे बना हुआ है। देखो यहाँ थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है आपका, ये ऐसे, यहाँ पे दिया गया है टाइम, मतलब 1 से 5 दिन का, जैसे यहाँ पे 14वें दिन, फिर उसके बाद यहाँ पे 29/28 लिखा है, फिर फर्स्ट भी लिखा है 28-29 में लास्ट मानते हैं। और यहाँ दिया है चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस, जैसे ओवरी में क्या चेंज होगा, ओवेरियन चेंज, ठीक है, और आपकी ओवेरियन हार्मोन के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद आपके LH और FSH, यानी ये आपका पिट्यूटरी हार्मोन है, तो पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में लिख दिया, उसके रिलेटेड ग्राफ बनाया। जैसे LH FSH के जब आप ग्राफ देखते हैं तो कुछ यूँ दिखाया गया है,
यूं LH चलता है, फिर ये बढ़ता है ये। इसी तरह FSH भी यहीं क्रॉस करके LH FSH यानी 14वें दिन, अगर मैं इसको 14 यहाँ पे 14 बन गया है, कोई नहीं आप इसे एक्सटेंड कर लीजिए, यहाँ 14वां दिन मान लीजिए, तो ये सारी चीज़ें पीक पे होंगी आपकी LH एंड FSH। इसी तरह आपका यहाँ पे ओवेरियन यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का भी ग्राफ बना हुआ है कुछ ऐसे। ठीक है, ये आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और ये LH एंड FSH। तो ये ग्राफ आप देख लीजिएगा एक बार, यानी आपको यहाँ पे दिखेगा LH सर्ज, पीक ऑफ LH सर्ज। 14वें दिन पे LH पीक पे रहता है, उसी के दौरान इवोल्यूशन होता है। तो इसके पहले 1 से 5 दिन का जो पीरियड होता है वो मेंस्ट्रुअल फेस है। मेंस्ट्रुअल के फेस के बाद आपका आता है प्रोलिफरेटिव फेस यानी फॉलिकुलर फेस, 14वें दिन ओवुलेटरी फेस, ये ल्यूटियल फेस है, ल्यूटियल फेस जिसे सिक्रीटरी फेस भी कहते हैं। तो इसके पहले आपका ये ओवुलेटरी फेस, ल्यूटियल फेस, ये आपका मेंस्ट्रुअल फेस और ये वाला पूरा फेस है फॉलिकुलर फेस, यानी यहाँ फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा और प्रोलिफरेशन होगा बहुत सारा। तो ये 4 फेस दिखाए गए हैं इसके, वो डायग्राम के थ्रू। इतना अब क्लास में तो यार एक एक चीज़ बताता हूँ, कैसे कैसे ग्राफ बनता है, कौन कौन से ग्राफ कैसे वो ऊपर नीचे होता है, लेकिन अब रिवीजन के पर्पज़ से आप तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ लिखा है? ठीक है, बोथ LH एंड FSH अटेन पीक, बताया था LH सर्ज कहते हैं इसे। ठीक है, बोथ LH एंड FSH अटेन पीक, जिसे 14वें दिन आप LH सर्ज कहेंगे। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH सर्ज कहता है। रिड्यूस रप्चर होगा ग्राफेन फॉलिकल का, ओवुलेशन डेफिनेशन ही पड़ी थी। रप्चर जो आफ्टर रप्चरिंग ऑफ ग्राफेन फॉलिकल रिलीज ऑफ हुआ, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफेन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म टू कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम के बारे में एक पॉइंट याद रखना, दिस इज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है, लेकिन परमानेंट वाली नहीं, ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, नीट 2016 या 17 उसमें पूछा था। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड 16 में है, आया है। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बताइए, तो वो कार्पस ल्यूटियम है। एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कराएगी ड्यूरिंग ये मेंस्ट्रुएशन के, जब ये पूरा बनेगा तब सिक्रीट कराएगी, और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब तक। अगर हो देखिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये आपका क्या करेगी, टेम्परेरी एंडोक्राइन दैट इज कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन बंद कर देगी। फिर कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगी कार्पस एल्बिकन्स में, सूख के छुहारा हो जाती है कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस एल्बिकन्स कहते हैं इसे, फिर कार्पस एल्बिकन्स, कार्पस एल्बिकन्स। ठीक, सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इसीलिए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का प्रोजेस्टेरॉन निकलाएगी जो प्रेगनेंसी में हेल्प करेगी। अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी कार्पस एल्बिकन्स में, यही बताया था। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस 50 साल ऑफ द एज, जिसे कहे मीनोपॉज कहते हैं। ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, 50 साल के बाद, 45 से 50 साल एक्चुअली, 45 to 50 ईयर बाद ये क्या हो जाता है, सीज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन, दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नई एनसीईआरटी में टर्म ऐड किया है, तो इसलिए यहाँ पर पढ़ना जरूरी है भाई, अवेयर होना चाहिए आप सेक्सुअली। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप नहाना डेली है, टेक बाथ डेली, क्लीन योरसेल्फ, कहने की बात है क्या, ये तो रखना ही पड़ेगा। यूज सैनिटरी नैपकिन आर क्लीन होम मेड पैड, यानी बहुत सारे डिसीज जो होती हैं वेजाइनल टेम्पन, या अगर ये देखा ना जाए प्रॉपरली तो उनकी वजह से ये सब चीज़ें डिसीज हो जाती हैं फीमेल को, इसलिए उनके दौरान आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है। यानी नहाना है डेली, सैनिटरी नैपकिन का यूज करना है, या होम मेड पैड भी यूज कर सकते हैं। और क्या करना है, चेंज करना है सैनिटरी नैपकिन को या पैड को एवरी 4 से 5 घंटा पर रिक्वायरमेंट। से रिक्वायरमेंट के 4 से 5 घंटे तक यूज करें, उसके बाद थ्रो आउट करें, डिस्पोज करें इसे सैनिटरी नैपकिन को, और प्रॉपर पेपर में रैप करके थ्रो आउट करना, ये नहीं कि खुला में फेंक दिए, क्योंकि बहुत सारे डिसीज उसके बाद हो सकते हैं। डोंट थ्रू यूज नैपकिन इन ड्रेनेज, टॉयलेट पाइप, ड्रेनेज, इन सब में ओपन एरिया में नहीं फेंकना है। आफ्टर हैंडलिंग ऑल दीज थिंग वॉश योर हैंड विथ सोप एंड एनीथिंग, ठीक है, हाथ धुलिए, ये लिखा है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, एक्चुअल फ्यूजन ऑफ गैमीट दैट इज स्पर्म एंड ओवा, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर व्हाट इज इम्प्लांटेशन, देखिए डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जब भ्रूण जो है पूरी तरह से क्या करेगा, डेवलप्ड हो जाएगा
और वो यूट्रस की वॉल लेयर से चिपकेगा, उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन इज ओनली अगर वुमेन स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। ना 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 ना, थोड़ा सा गलत लिखा है, ये पुरानी एनसीईआरटी का डेटा है, बदल दिया भाई साहब। आप जब कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब इस ओवम और स्पर्म को आप क्या करिए, एक जगह लाइए, एक साथ लाइए। कहाँ पे? एम्पुलरी रीजन में। कहाँ? एम्पुलरी रीजन। एम्पुलरी रीजन, नई एनसीईआरटी में एम्पुलरी रीजन लिखा हुआ है, तो ये आप काट दीजिए, ये लिख लीजिए एम्पुलरी रीजन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन चेंज इन मेम्ब्रेन ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन क्या करता है, एडिशनल स्पर्मिएशन को बंद करा देता है, यानी पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए ये मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्लॉक कर देती हैं इसे। अब इम्प्लांटेशन कैसे कैसे होता है? जायगोट पहले यूट्रस किससे मूव करेगा, फिर पहले ब्लास्टोमियर बनेगा, 2 से 4 8 सेल की डॉटर सेल, मलबरी शेप, एक्चुअली अंगूर के गुच्छे या मलबरी शेप देखे हैं उसकी तरह बढ़ते हैं। पहले मोरुला 8 से 16 ब्लास्टोमियर का बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसिस्ट में अरेंज होता है। आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल को भी ट्रोफोब्लास्ट ना, इनर सेल मास में कन्वर्ट होता है जो बहुत सारे टिश्यू बनाएगा। यूट्राइन सेल रैपिडली डिवाइड करता है ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड होता है इंडोमेट्रियम, यही बता। ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड इम्प्लांटेशन इन द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये अटैचमेंट कहलाता है इम्प्लांटेशन। प्रेगनेंसी फिर होगी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, जिसे गैस्टेशन कहते हैं, जो ह्यूमन के केस में 9 मंथ होता है। अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग होता है, पहले पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते हैं। एलिफेंट का याद रखना 22 मंथ होता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, जिसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं, जो बनाएगी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ट्रोफोब्लास्ट और क्रोनिक विलाई से मिल के बनता है। प्लेसेंटा कनेक्टिंग लिंक होता है एम्ब्रियो के और मदर के बीच में। बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके, जैसे रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करेगा, और आपका ये उसमें भी हेल्प करता है, आपके रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल में हेल्प करता है। यानी वी कैन से दैट रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो ये काम करता है। और जिस स्ट्रक्चर से प्लेसेंटा आपका कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो के थ्रू, वो स्ट्रक्चर अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को ही काट के निकाल दिया जाता है। ठीक। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या करता है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अभी बताया, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका रेस्पिरेशन हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कराएगा, प्रोड्यूस हार्मोन। हाँ, प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन निकलता है, ह्यूमन कोरियोनोग्राफिक हार्मोन, और HCG जिसे कहते हैं आप, HPL निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है। लेटर फेज में प्रेगनेंसी के एक रिलैक्सिन हार्मोन भी निकलता है, जो ओवरी से निकलता है, याद रखना ओवरी से निकलता है। ठीक है। ओवरी वेरियस फीचर ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होते हैं? हाँ, जब गेस्टेशन हो जाता है, यानी प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो गया, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में अलग अलग मंथ में अलग अलग ऑर्गन बनेंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होगा बॉडी में। वो आप एनसीईआरटी में डेटा लिखा है, जैसे फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या बनता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या बनता है, तो वो आप याद रखेंगे। जैसे फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, सबसे पहले एम्ब्रियो का हार्ट बनता है, दिल। दिल बनेगा तभी तो धड़केगा, तभी तो जिंदा रहेगा वो, तभी तो कान लगा के सुनते हैं आप। ठीक, समझ गए। आफ्टर सेकेंड मंथ फीटस डेवलप इनटू लिम्ब एंड डिजिट, दूसरे मंथ में लिम्ब एंड डिजिट बनता है। तीसरे मंथ यानी जिसे आप फर्स्ट 3 मंथ को आप पहला ट्राइमेस्टर भी कह सकते हैं, पहला 3 माह फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गन बनवाता है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन यानी मैक्सिमम डेवलपमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटरिया वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। 5वें महीना में पहला मूवमेंट देखा गया फीटस का, बच्चा जब चलना शुरू हो जाए, मतलब पेट के अंदर चलता से, उसे कहते हैं फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस। अपीयरेंस ऑफ हेयर, अपीयरेंस ऑफ हेयर, बाल का निकलना हेड के अंदर, मतलब हेड में उसके बाल निकलेंगे अंदर, ये भी गेस्टेशन चल रहा है उसमें। किस में देखेंगे? 5वां महीना में। आफ्टर 6 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी कवर्ड होती है फीमेल के फाइन हेयर, छोटे छोटे बाल, फाइन हेयर बनते हैं। आईलिड अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, आईलैसेस भी बन जाते हैं। अब 6 मंथ 9 मंथ में क्या होता है? फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी टू डिलीवरी, यानी पार्चुरेशन होने के लायक है। अगर कहते हैं कि बिलो 9 मंथ, अगर 9 मंथ से भी कम करते हैं अगर डिलीवरी, तो जनरली सक्सेसफुल होता है, बट थोड़ा सा कम है तो सक्सेसफुल है। अगर बहुत कम है या 7-8 महीने में है तो फिर जो आपका बेबी का ब्रेन साइज है और बहुत सारे मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्टेड होते हैं, यानी हो सकता है बच्चे के अंदर उतनी ब्रेन की कैपेसिटी ना प्रॉपर हो, इसलिए प्रॉपर डेवलपमेंट ज़रूरी है 9 मंथ, इसलिए रखा गया गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ। चाइल्ड बर्थ
जिसे आप टेक्निकल टर्म पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन जो मेडिएटेड होता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में, यानी डेवलपमेंट ऑफ फुली फीटस एंड एंडोक्राइन मैकेनिज्म लेड टू द पार्चुरेशन, यही पार्चुरेशन कराएंगे, यानी न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू ही होगा। ठीक है, क्या हुआ भाई, खत्म हो गया क्या? आगे देखते हैं। द सिग्नल फ्रॉम पार्चुरेशन फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस, अभी यही बताया था, सिग्नल ओरिजिनेट होता है जो फुली डेवलप्ड फीटस हो जाएगा, फिर बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं। प्लेसेंटा एंड इंड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बहुत तेज़ी से यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे लेबर पेन कहते हैं, और फिर फीटल का इजेक्शन हो जाता है जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ड्यूरिंग इजेक्शन आपका फीटस जो होता है वो डिलीवर्ड होता है, यानी पार्चुरेशन हो जाता है कम्प्लीटली। अब कुछ में जैसे लेबर पेन नहीं हो पाता, कुछ फीमेल में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो डिलीवरी का एक्सपल्सन नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा बेबी, तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन, तो पहली बात तो भगवान खुद मतलब पिट्यूटरी आपकी पोस्टीरियर लोबा इंटीरियर नहीं पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी हार्मोन निकालती है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, वो इसमें हेल्प करती है, लेकिन डॉक्टर जो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी देते हैं। ऑक्सीटोसिन एक्ट एज ए यूट्राइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन, लेबर पेन जिसे कहते हैं। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशिएटेड फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन कॉल्ड कोलेस्ट्रम, जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होंगे, बहुत सारे लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है बच्चे की, कोलेस्ट्रम कहते हैं। येलोविश फ्लूइड होता है, येलोविश मिल्क कह सकते हैं, येलोविश कलर का होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम माँ का पहला दूध बच्चे के लिए, ऐसा ऐड आता था, तो उसमें ये ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, 5 प्रकार के पढ़ते हैं ना आप, GAMD, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ई वाली एलर्जी में यूज होती है। ठीक है, बहुत सारे, तो इसमें कौन सी पाई जाती है याद रखना। जितने भी यार फ्लूइड टाइप दिखाया जाए, जो भी फ्लूइड टाइप दिखाया जाए, उसमें सब में क्या है, IgA। सलाइवा में भी आपका IgA है, और इसमें भी आपका क्या है, IgA है। आ जा भाई, मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लैक्टेशन, आप जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें IgA भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बच्चे के इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये पढ़ लिया आपने, बस इतना ही था, और कुछ बचता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नेक्स्ट, पहले इसका पेपर करेंगे हम लोग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कल पेपर एनालाइज करेंगे, पूरा प्रॉपर एक एक ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो हो गया, इट्स ऑल अबाउट योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आपको क्या क्या याद रखना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, पहले आप ह्यूमन प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी एंड एक्सेसरी डक्ट, देन ग्लैंड, देन एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, यही सेम केस आपको फीमेल में करना है। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है ये जान लेना, उसका पूरा प्रॉपर बना लेना डायग्राम की। इस प्राइमरी पहले ऊगोनिया माइटोसिस होगी, डिफरेंशिएशन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस होगी, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस, फिर उसमें पहला मियोसिस होगा, स्पर्मेटिड बनेगी, स्पर्मेटोजोआ बनेगा, किसी स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, किसी स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, किसी स्पर्मेटेलियोसिस कहते हैं, किसी स्पर्मिएशन कहते हैं, सब बताया अभी अंदर। ये सारी चीज़ें आपके टर्म अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बन के आता है तो आप फंस जाते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप इंसेमाइनेशन देखा, फर्टिलाइजेशन देखा, फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल का स्ट्रक्चर पूरा देखा, फिर उसके बाद मेमरी ग्लैंड पढ़ा हम लोगों ने, मेमरी ग्लैंड के बाद आपका ओवरी वगैरह ये सब जानते हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन देखा, बेबी में कौन कौन से मंथ में क्या क्या बनता है ये देख लिए। बस एनसीईआरटी का निचोड़ है एक तरह से देखा जाए, एक्सट्रैक्ट ऑफ एनसीईआरटी है। बस एक बार हाँ डायग्राम कुछ जो बने हैं इंपॉर्टेंट वो देख लेना आप। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर इन करेंगे। आज की बातें यहीं तक, मिलते हैं कल पेपर के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।